रिकॉर्डिंग से मुस्तफीज हो सकते हो। सो आज की जो हमारी डिस्कशन है बेटा, दिस इज रिलेटेड टू योर करंट अफेयर। करंट अफेयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर ऑल एग्जाम और इन द कंटेम्प्रेरी एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, जो अभी एक प्रेजेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर वो आपको करंट अफेयर ना दे तो उसके बगैर आपका पेपर ही पूरा नहीं होता। हर सब्जेक्ट में, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट CSS एंड PMS, उसके हर सब्जेक्ट में उसने जो अपना पेपर पैटर्न है वो चेंज करके उसको इस हिसाब से सेट कर दी है कि जिस बंदे की करंट अफेयर कमजोर है, जिस बंदे को करंट डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में नहीं पता, वो कभी भी जो अपना पेपर है वो अच्छी तरह से सॉल्व आउट नहीं कर सकता। सिमिलरली जो आपका वन पेपर एग्जाम है, इधर इट बी योर MPT, दैट इज एन इनिशियल टेस्ट फॉर योर CSS PMS एंड 1 मिनट जी, अभी इन लोगों को आवाज नहीं आ रही यार। आप में से एक जौन सा है को लिख के बताए कामरान को कि यहाँ पे ज्वाइन विद ऑडियो के ऑप्शन से ज्वाइन करें, और बाकी लोग अपने आप को म्यूट रखें। बेटा जैन, म्यूट योर सेल्फ। जिस टाइम आपने क्लास में पार्टिसिपेट करना है तब सिर्फ अनम्यूट करो और दोबारा फिर म्यूट कर लो। तो आपके जितने भी वन पेपर के एग्जाम है उसमें भी एवरेजली 20 मार्क्स का करंट अफेयर का सिलेबस होता है। तो करंट अफेयर के बगैर चारा नहीं। और करंट अफेयर वो सब्जेक्ट है जिसकी कोई आपके पास स्पेसिफिक प्री डिफाइंड आउटलाइन भी मौजूद नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्री डिफाइंड सिलेबस मौजूद नहीं है, कोई बुक ऐसी मौजूद नहीं है जिससे आप इसको प्रिपेयर करें। और इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का सबसे आसान तरीका एक ही है कि सबसे पहले उन लोगों की अप्रोच को समझा जाए जो पेपर डिजाइन करते हैं। आज से को 12-14 साल पहले जब हम आपकी स्टेज पे थे, हमें भी आप ही की तरह इस सब्जेक्ट के कोई डायनामिक्स के बारे में नहीं पता था। बट आफ्टर ज्वाइनिंग, जब हमने आगे लोगों को हायर किया, पेपर डिजाइन किए, देन वी केम टू नो दैट देयर इज एन इंटरनल सेट जिसके तहत आपका पेपर जो है डिजाइन किया जाता है। और CSS PMS में जो आउटलाइन आपको दी जा रही होती है, सिमिलरली यही आउटलाइन वो आउटलाइन है जो एग्जामिनर फॉलो करता है आपका MCQs पेपर बनाने के लिए। और जो आपका MCQs पेपर है, बेसिकली इट कैरीज अगेन 3 सब पार्ट्स। वन विल बी योर नेशनल इश्यूज या नेशनल अफेयर जो आपके पाकिस्तान रिलेटेड है। अदर विल बी योर रिलेशन, दैट विल बी योर रीजनल अफेयर जो आपके रीजन में, जस्ट लाइक यू पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, तो साउथ एशिया में आपके नेबर कंट्रीज जौन से हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इंडिया है, और आपके साउथ पे गवादर है, उसके बाद इंडियन ओशन है। तो आपको इन जो रीजनल पॉलिटिक्स है इसके बारे में पता होना चाहिए कि जिस रीजन में आप मौजूद हैं उस रीजन में क्या चल रहा है, किस तरह सारे मामला चल रहे हैं, हाउ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग एंड व्हाट आर द प्री डायनामिक्स जिनकी बेस के ऊपर ये चेंजेस नमूदार हो रही हैं। और उसके बाद एक लास्ट पार्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर। इंटरनेशनल में आपने उन कंट्रीज को देखना है जिनके साथ या पाकिस्तान का डायरेक्ट कोई ताल्लुक है, या वो इतने अहम है कि वो पूरी दुनिया पे, जो कि पूरी दुनिया पे अपना पावर रखते हैं या अब पूरी दुनिया पे उनका इम्पैक्ट आता है। जस्ट लाइक प्रेजेंटली एक क्राइसिस चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस। ठीक है, अब यूक्रेन इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, बट ड्यू टू क्राइसिस विद रशिया एंड बिकॉज ऑफ द गेम ऑफ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द प्री डायनामिक्स जिन्होंने इस क्राइसिस को कॉज किया। और यूक्रेन जो कि वैसे एक अहम मुल्क नहीं है, उसके ऊपर अमेरिका और रशिया जो कि दोनों एक सुपर पावर हैं, एक दौर में दोनों ग्लोबल पावर रही हैं, वो दोनों आमने सामने क्यों आ गई हैं। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं वो हमारे लिए जरूरी हैं, उनको हमने यहाँ पे कवर अप करना है। अब आगे हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करें तो आपके जो पाकिस्तान अफेयर यानी कि आपकी जो नेशनल लेवल के डोमेस्टिक लेवल के टॉपिक्स हैं, दैट हैव बेसिकली ऑफ 3 मेन टाइप्स। ठीक है, वन इज योर पॉलिटिकल इश्यूज, अदर इज योर इकोनॉमिक इश्यूज, एंड देन इज योर सोशल इश्यूज। अब इस टाइम जो कंडीशन है, क्या आप में से को बता सकता है इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से? सर पॉलिटिकल इश्यूज। वेरी गुड। पॉलिटिकल इश्यूज, जो आपका इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है और उसके साथ आपका जो पॉलिटिकल टर्मोइल है जिसमें आपकी कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही, टॉप प्रायोरिटी पे वो आ गए। दूसरे जौन से सेकंड इज योर इकोनॉमिक इश्यूज। इकोनॉमिक इश्यूज में जैसे आपको पता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो किस कंडीशन में, प्रेजेंटली आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है बच्चों?
सर बहुत वीक है। बहुत वीक है, वेरी गुड। और उसकी रीजन क्या है? सर डॉलर का ऊपर जाना और सूद का जो है वो ज्यादा हो जाना। वेरी गुड। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि उसकी रीजन इन्फ्लेशन है, जिसकी वजह से आपकी जौन सी है प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो आपकी जो वैल्यू ऑफ योर करेंसी है वो कंटिन्यूसली डिग्रेड हो रही है। तो आपके इकोनॉमिक्स अफेयर, इकोनॉमिक में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रेजेंट डायनामिक्स चल रहे हैं उसके अंदर देखा जाए तो आपके इन्फ्लेशन सॉरी, इंटरेस्ट रेट, लेस इकोनॉमिक रिजर्व और बजट डेफिसिट, ये चार मेन चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, लेस और लो इकोनॉमिक रिजर्व और बजट डेफिसिट। अब ये चार वो चीजें हैं जो कि हर बंदा जो हमारी स्टेज पे बैठा है जिस टाइम वो पेपर बनाएगा तो इन चारों को वो लाजमन आपके सामने लाना चाहेगा। ये आपके सामने अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, चाहे वो सीएसएस का हो या एफआईए का हो या जो भी पेपर हो, एफआईए के लिए भी आपको पता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी पता है, आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर कॉल किया जाता है। कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, आपके डोमेस्टिक इश्यूज को उठाना हो तो सबसे पहली जो सी चीज है वो ली जाएगी जो आपकी टॉप प्रायोरिटी इस टाइम चल रही है, पॉलिटिकल टर्मोइल एंड इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस इज बेसिकली आ स्पेसिफिक वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो आपको उस जार्गन से आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपने सब्जेक्ट के बारे में लिखना है उससे रिलेटेड आपकी जो वोकैबुलरी है उसे बिल्डअप करना है। जस्ट लाइक आपने एक वर्ड यूज किया पॉलिटिकल क्राइसिस, मैंने उसको नाम दे दिया इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। मीन्स कि आपके इदारे जो उनसे आपस में टकरा रहे, ठीक है, तो ये चीज एक ही है बट अल्फाज का फर्क एग्जामिनर को ये बताएगा कि आपकी अप्रोच क्या है, आपने किस दिमाग के साथ चीजों को पढ़ा है, आपने किस सोर्स को कंसिडर किया है। क्या आपको मार्केट से आउटडेटेड किताबें या नोट्स तो नहीं पढ़ते रहे, या आपका सोर्स इतना अथेंटिक है कि आप पेपर को कंप्लीट कर सके। याद रखें बेटा, एक चीज मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ, दिस पेपर इज ऑफ फ्यू मार्क्स। अगर आप सीएसएस पीएमएस की बात करें, नंबर 1200 आपको नजर आ रहे होते हैं, बट फैसला कुन जो नंबर है वो 50 होते हैं, जिसमें सारा फैसला हो रहा होता है, कौन पास है कौन फेल है, वो सारे 50 नंबर की गेम होती है। सिमिलरली अगर आप वन पेपर की बात करें तो वन पेपर की गेम सिर्फ 10 नंबर की होती है, जिसमें मेरिट में एलोकेशन होनी होती है। समझे आपके 80 नंबर आ गए और 81 पे मेरिट क्लोज हो गया, योर 80 इज एज इक्वल टू एज ऑफ 0 बिकॉज यू विल नॉट हैव एनी एलोकेशन। सो फॉर दैट हमें हर चीज में अच्छी चीज चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, अच्छे अल्फाज चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से हमने प्रेजेंट करना है। सिंपली ये गेम है। इस एग्जाम से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल भी आपने अपने जेन में ये नहीं लाना कि ये कोई एग्जाम बहुत मुश्किल है या जो लोग करते हैं वो पता नहीं को मार्स से आए होते हैं। बेटा वो आप जैसी लोग होते हैं, आप जैसी स्टूडेंट थे, आप ही की तरह के लोग थे। अभी मैं आपसे लिखवाऊं तो शायद आपसे एक पैराग्राफ भी ना लिखा जाए, लेकिन आज जो लोग इस स्टेज पे सर्व कर रहे हैं ये भी वही लोग थे जो एक टाइम पे आपकी स्टेज पे थे, जिनसे एक पैराग्राफ नहीं लिखा जाता था। बट विद अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, विद कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन एंड पैशन, उन्होंने इस टारगेट को अचीव किया है। और उसी के साथ साथ आपको जो उनसे एक नसीहत है हमारी तरफ से, जो हमने आपके साथ इस पूरे कंप्लीट कोर्स में कल से शुरू करना है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू गिव यू नॉलेज, जस्ट लाइक अभी हमने इकोनॉमिक इश्यूज की बात की, पॉलिटिकल इश्यूज की बात की, हम इसी तरह हर चीज के फैक्ट्स एंड फिगर निकालेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर निकालने के बाद जो हमारा अगला काम होगा, उन्हें ऑर्गेनाइज कैसे करना है इन अ प्रेजेंटेबल वे। अगर आपके पास डाटा है, आपको लिखना नहीं आता, इट मीन यू आर एज इक्वल टू एज ऑफ 0। क्या वजह है कि आपके जो 90% लोग जो फेल होते हैं, उनकी फेलियर में एक चीज कॉमन होती है, वो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, लिख के प्रैक्टिस नहीं करते या चीजों को रिकॉल नहीं करते। अल्टीमेटली जब वो लिखने बैठते हैं उनसे लिखा ही नहीं जाता। एमसीक्यूज पेपर में ये हो सकता है कि आपने चीजें पढ़ी हैं तो आपने दायरे लगाए हैं तो काम चल गया, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देन दिस इज नॉट पॉसिबल। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में हमेशा याद रखें कि आपने अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में आपकी जो रिटन प्रैक्टिस है वही काम आनी है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता, तो आपने जो कुछ पढ़ा हो वो किसी काम का नहीं है। तो हमने आपका जो मॉडल यहाँ पे डिजाइन किया है वो यही किया है कि पहले हम आप में इनपुट ऐड ऑन करेंगे, आपको बिल्डअप करेंगे, आपको मोरलिस्टिकली एथिकली इस काबिल बनाएंगे कि आप उस स्टेज पे पहुंच सके कि जब प्रेजेंटेबल हो। फिर जो इंटरव्यू वाले होंगे उनको बोलना सिखाएंगे, जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव देना है उनको लिखना सिखाएंगे,
और जिन्होंने ऑब्जेक्टिव पेपर देना है एफपीएससी पीपीएससी का, उनकी स्किल डेवलपमेंट इतनी करेंगे क्योंकि उनके सामने भी ऑब्जेक्टिव तो आना ही आना है। ये भी शायद मेरे ख्याल से जिशान यहाँ पे मौजूद है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट है। जिशान वही है या कोई और है? ये जो राना जिशान नजर आ रहे हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम जिशान ही हूँ मैं। सलाम। बिल्कुल वही जिशान है। जिशान हमारे स्टूडेंट हैं जी, एफआई का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो जिशान जरा आप भी अपना एक्सपीरियंस इनसे शेयर करें कि इस जर्नी में क्या काम आया और हमने आपके साथ क्या किया जिसकी वजह से आप इस काबिल हुए। जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेनली ये चीज़ पता चली जाएगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ने कल का सेमिनार भी अटेंड किया होगा और आज की ट्रायल क्लास में भी इनको कम से कम ये चीज़ पता चल जाएगी कि जो हमें डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है और जिस तरह की मेंटोरशिप हमें दी जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में ये चीज़ दी जा रही है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जब ये ज्वाइन किया था आपका इदारा, तो इससे पहले मैं 10 से 12 इंस्टीट्यूट में एज अ वन पेपर की तैयारी कर चुका था, लेकिन वहाँ पे वही मसला था कि टू द पॉइंट हमें जो डाटा है वो नहीं दिया जा रहा था। एक मेंटोरशिप जो यानी कि प्रॉपर गाइडलाइन है, वो चीज़ हमें नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एफबीआर के टेस्ट, उसके बाद एफआईए के सब इंस्पेक्टर, एएसआई कांस्टेबल, और उसके बाद सर इंशाल्लाह ये जल्दी मेरा एक इंस्पेक्टर का भी रिजल्ट आने वाला है एएसएफ में। तो ये सब जो मैं काबिल बना हूँ सर, टेस्टों में जो क्लियरेंस हुई है वो सब वीएन के थ्रू हुई है। और इसकी सबसे बड़ी मेन वजह सर यही है, मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें जो हमें बताया जा रहा है वो ये है कि आपका टाइम रिड्यूस किया जा रहा है। क्योंकि मोस्टली एकेडमीज में इवन के मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बता रहे होते हैं कि उन्होंने 30 से 35 बार जो एडवांस पब्लिशर्स की है वो बुक उन्होंने की हुई है, लेकिन फिर भी उनसे फर्स्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट क्लियर नहीं हो रहे। तो इसकी रीज़न यही है कि हमें इतना ह्यूज डाटा जिन्हें प्रोवाइड कर दिया जाता है जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट डाटा है, जिसको हम करते तो रहते हैं लेकिन जब हम टेस्ट में बैठते हैं वो चीज़ें बिल्कुल ही आउटडेट होती हैं। तो वो चीज़ें हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम इतनी तैयारी के साथ आए हैं, हमारे टेस्ट क्लियर क्यों नहीं हुआ। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे हम जॉब्स के साथ साथ, इवन के हमारी अगर करंटली जॉब के साथ भी अगर इस कोर्स को हम अवेल करना चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो ऐसे ही किया है कि 2 या 3 बार मैं इसको रिपीट भी कर चुका हूँ एक बार कोर्स करने के बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं डिफरेंट पोस्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह एलोकेट हो भी चुका हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इस इदारे के माशाल्लाह। साथ अटैच रहूँगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे एक स्टूडेंट यहाँ पे पुराने आए थे, तो मैंने कहा आपको एक रिव्यू ले दूं, जरा एक अच्छा आइडिया हो जाता है। स्टूडेंट की जबान स्टूडेंट ज्यादा बेहतर समझता है। तो अब ये जो सारी डिस्कशन अभी हम आपसे कर रहे हैं, बेसिकली जो जिशान ने आपको बात की, इट्स बेसिकली हाउ टू ऑर्गेनाइज योर स्टडी। आपको ये पता हो, एक होता है ना कि आपकी अप्रोच ये हो कि आप अंधों की तरह चलते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं मंजिल कहाँ है, आपका ट्रैक गलत हो, या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के असूल अगर आपको पता हो, तो एक चीज वो है जिसके सफर आपने यू कैन से वो 10 साल की मुद्दत में आपने करना है, और एक तरफ वो है कि आपने 1 साल की मुद्दत में करना है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। देन नेक्स्ट पार्ट जो सा हमारा आ जाता है, दैट इज रिलेशन। इन चीजों को अच्छी तरह लिखते जाएं। जो अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं एमसीक्यूज का कहाँ से तैयार करें, तो बेटा ये एमसीक्यूज की हम बात कर रहे हैं, और ये मतलब कोई बेस्ट वे जो इसको प्रिपेयर करने का वो जो हमने अभी तक निकाला है, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट के जिशान जैसे रिजल्ट आए हैं, दैट इज 3 डायमेंशन अप्रोच। एक तो आप लेक्चर्स लें, लेक्चर्स में क्या होगा कि आप उन चीजों को सुनेंगे, जो रिपीटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, वो चीजें हम आपको खुद बताएंगे कि इन चीजों को इन एंगल में आपने प्रिपेयर करना है। हर दफा एंगल चेंज हो रहा होता है, इस एंगल में ही आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसके अगर ये एंगल है तो अब नेक्स्ट जो है वो इस तरह सवाल आ सकता है। एक तो ये इसमें, दूसरा ये कि फिर आपको जो डाटा प्रोवाइड करेंगे उसे पढ़ना है, और तीसरा ये उसकी प्रैक्टिस। और यही रीजन है कि आपके अभी जो ग्रुप्स में टाइम टेबल शेयर किया गया, अगर आप उस पर देखें तो आपके हर वीक में एक दिन टेस्ट है। जब आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, उसे रिकॉल करेंगे, ऑब्वियसली देन यू विल बी एबल टू ओवरकम योर मिस्टेक, और उन चीजों को बार बार जौन सा है उसे रिकॉल करेंगे। जी बेटा ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। देन सेकंड पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है आपका नेशनल अफेयर्स का, नेशनल लेवल का। योर नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ योर रीजनल अफेयर। आप इस टाइम किस रीजन में बैठे हैं जी, को बता सकता है कि कौन सा रीजन है बच्चों? एशिया। एशिया। पाकिस्तान इज नॉट अ रीजन बेटा, रीजन बेसिकली एशिया है। और एशिया में स्पेसिफिकली साउथ एशिया में, आपके साथ अभी स्क्रीन पे ये वर्ल्ड मैप खोल रहा हूं, ये देखें। तो हम लोग इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये पूरा पार्ट एशिया का है इंक्लूडिंग रशिया, बट जो ये वाला पार्ट है इसको साउथ एशिया कहते हैं।
साउथ एशिया इसको क्यों कहते हैं? अभी आप में से किसी को भी मैप देखना नहीं आता होगा, कोई परेशानी की बात नहीं, हमें भी नहीं आता था जब हम आपकी स्टेज पे थे। मैप को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो कि आप सारी जिंदगी कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मैंने आपके सामने मैप को जरा सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर लिख के मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने मैप को याद कैसे रखना है। ठीक है, आपने अगर पाकिस्तान के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखना है तो आपने जिस भी जगह की डायरेक्शन देखनी है उसके ऊपर वी लिख लेना। ये देखें, ये मैंने वी लिखा है। ठीक है, अपर साइड जो सी, ये नोज से आपने याद रखना है, नोज आपकी ऊपर को होती है तो अपर साइड हमेशा नॉर्थ है, और जो नीचे वाली साउथ बच्चे साइड बचेगी दैट इज साउथ। ठीक है, दैट मीन्स कि जो आपने वी लिखा है पहले, वी आर गोइंग टू स्कूल, जो हम वी होता है उसमें आपकी जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट है, यानी कि पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे चाइना और सेंट्रल एशिया है, और पाकिस्तान के साउथ पे इंडियन ओशन और अरेबियन सी है। सबको समझ आ गई है? अगर नहीं आई तो अनम्यूट करें और दोबारा पूछें। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं यहाँ और भी मेंशन कर दूं, जब भी कोई चीज समझना है, कोई मसला नहीं, आपकी क्लासेस डब्ल्यू वाला वी, हाँ जी हाँ जी, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम वाला। अच्छा, मैं ये भी मैं मेंशन कर दूं, आपकी क्लासेस भी ऐसी होंगी, यू आर एज सिमिलर एज ऑफ फिजिकल क्लासेस। जब दिल करे बोलना है अनम्यूट करो, क्लास में पार्टिसिपेट करो, कोई चीज समझ नहीं आई 10 दफा पूछो, फिर हफ्ते में एक दिन जब टेस्ट डे होगा तब हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो जब दिल चाहे पूछें, और समझ ना आए दोबारा पूछ लें उसी टाइम। ठीक है, तो मैंने ये बताया बेटा, ये मैंने इसके ऊपर वी लिखा है। अब यही एग्जाम्पल हम रशिया की उठा लेते हैं। ये देखिए, मैं रशिया के ऊपर वी लिखने लगा। ये वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना, हम, ये मैंने वो लिखा है। ये मैंने आपको क्यों लिखा है कि बताया इसलिए मैंने आपको कि ये जो लेफ्ट साइड है ये हमेशा वेस्ट होती है, राइट साइड ईस्ट होती है, ऊपर वाले हिस्से मैंने आपको नॉर्थ से बताया कि ये नॉर्थ होती है, और नीचे वाली हिस्सा साउथ होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये पूरा रीजन आपका एशिया कहलाता है। हम नीचे वाली साइड पे हैं तो दैट्स व्हाई वी आर अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, रशिया इज अ नॉर्थ एशिया। ठीक है, चाइना इज एन ईस्ट एशिया। ठीक है, इसी तरह जो आपका ये टर्की है, टर्की तक रशिया जा रहा है, टर्की आधा जोन सा वो यूरोप में और आधा जोन सा है वो एशिया में। ये एमसीक्यू इसका बड़ी दफा है। ठीक है, तो ये जो वेस्ट एशिया है उसमें टर्की और मिडिल ईस्ट आता है आपके। अब क्लियर है? यस सर। आपको आगे चलें? जी सर। तो अब जो आपके इमीडिएट नेबर हैं उनके नाम आपको यहाँ स्लाइड पे नजर आ रहे हैं। इंडिया है, इंडिया के साथ आपका बॉर्डर शेयर होता है जिसका नाम LOC है। ठीक है, चाइना है, चाइना के साथ आपका लैंडमार्क प्रोजेक्ट है CPEC। ठीक है, जिससे रिलेटेड आपका हर पेपर में सवाल आता है, वो चाहे CPEC पे आए या OBOR BRI, मीन इकोनॉमिक रिलेटेड इनिशिएटिव ऑफ चाइना इज लीडिंग चाइना टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर। ठीक है, ये एक ऐसे की स्टेटमेंट थी, और इसी तरह आपके जो सवाल हैं सारे वो इकोनॉमी से रिलेटेड आते हैं, जो कि चाइनीज इकोनॉमी, आपको जिस तरह का पता है कि इस टाइम वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमी है, और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है CPEC जो चाइना के साथ है, दैट इज बेसिकली अ बूस्टर प्रोजेक्ट फॉर चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने पाक चाइना रिलेशन सारा पढ़ना है, हमने ये पढ़ना है कि पाक चाइना रिलेशन का आगाज कहाँ से हुआ, इसके जो ऑफशॉट्स हैं वो क्या निकले, कौन कौन से दौर आए, लेकिन जो पेपर में सवाल आना है वो प्रेजेंट के बारे में आना है। और हमने ये समझ लिया कि 20% जो सी मेहनत है वो पास्ट पे करनी, 80% प्रेजेंट पे करनी। देन इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है दैट इज नोन एज ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन के साथ साथ ये वो बॉर्डर है जिसको कबूल नहीं किया था अफगानिस्तान ने, और दैट वाज अ फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सिमिलरली प्रेजेंटली अगर आप एक न्यू डायमेंशन की बात करें जिससे लोग अभी तक ना वाकिफ हैं, अभी रिसेंटली MCQs में बार वो सवाल आ रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का वाटर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो किस रिवर पे, को बता सकता है? दरिया काबुल सर। गुड। ठीक है, दरियाए काबुल जौन सा है उस पे आपका वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, जो आगे आके सवात से ऑनवर्ड्स आगे आपके साथ वो फर्दर आगे इंडस रिवर में गिरता है। ठीक है, तो उस पे आपका कॉन्फ्लिक्ट जौन सा है वो चल रहा है। तो वाटर कॉन्फ्लिक्ट इज राइजिंग बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अदर देन दैट, जो अफगानिस्तान में प्रेजेंट जो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट हुई है ऑफ तालिबान, उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर पाकिस्तान इन अफगानिस्तान और जो थ्रेट्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए कि हाउ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग, और किस तरह से आपने अभी जो चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। देखें, पढ़ना सारी चाहते हैं, आप सब लोग ये चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर करें, बट
कोई आउटडेटेड गाइड खरीदेंगे, जो अभी आपसे निशान बात कर रहे थे, 30 दफा भी पढ़ लेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि सवाल कहाँ से आना है। पहले दिमाग को अल्लाह के बंदो इस बात पे लेके आना है हमने कि जो पढ़ना है उसकी किस डायमेंशन में पढ़ना है। देखिए आप अगर बिलफर्ज अगर प्रेजेंट अगर बात करें, आप सब ने 9/11 के आपको इंसिडेंट का सबको पता है, जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंसिडेंट हुआ। अगर आप अफगानिस्तान को पढ़ना शुरू कर दें 9/11 के इंसिडेंट के तनासुब में, तो उसका सवाल 2001, 2, 3 में तो अहम था, लेकिन प्रेजेंटली वो अहम नहीं है। प्रेजेंटली जो मोस्ट रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, हमें जब तक उनका नहीं पता, हमारे पास उनसे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, हमें उनकी बेस नहीं पता, तब तक हम इस इम्तिहान को कभी भी क्लियर नहीं कर सकते। और उसके लिए 2 तरीके हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जी एक ही तरीका कि आप हमारे इदारे को ज्वाइन करें, हम ही आपको लेके चलेंगे। इदारे का क्या काम होता है कि आपकी मेहनत को 2 साल की जगह 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, यानी कि मतलब उसको कम कर देगा और आपको डायमेंशन, एक डायरेक्शन देगा, इसमें पढ़ रहे होंगे। जो लोग खुद करना चाहते हैं उनके लिए एफर्ट बढ़ जाती है, और एफर्ट के साथ साथ उन्हें फिर ये सब कुछ खुद देखना पड़ता है। लेकिन विदाउट मेंटोर दिस जर्नी इज इम्पॉसिबल। जो खुद भी कर रहे हैं, जब तक उन्हें राइट गाइडेंस नहीं मिलेगी वो कुछ भी नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है जी पाकिस्तान ईरान। पाकिस्तान ईरान एक, आपको पता है ईरान के साथ आपका कॉमन कल्चर है, कॉमन रिलीजन है, और उसके साथ साथ ईरान जो सा है इज वन ऑफ द थियोक्रेटिक स्टेट इन द ग्लो इन द वर्ल्ड। थियोक्रेटिक मीन वो कंट्री जो मजहब के नाम पे जहाँ पे हुकूमत बनाई जाए उसको थियोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, तो थियोक्रेटिक स्टेट वो हुई जहाँ पे मजहब के नाम पे हुकूमत है। प्रेजेंट जो डायनामिक्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका आगाज पिछले हफ्ते से हुआ है, जिसके तहत सऊदी अरब और ईरान जौन से हैं, इनमें जरा रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन आ रही है। इनका जो एक ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा था, सेक्टेरियन वॉरफेयर, वो हमें पता होना चाहिए कि ये शिया सुन्नी 2 मेन डिफेंडिंग स्टेट्स हैं, दे वर बेसिकली promoting these 2 sects and funding globally to promote this sect, but now it's fortunate enough कि ये दोनों जॉन से इन हरकतों से बाज आ रहे हैं और आपस में जो रिलेशनशिप है उन्हें स्टेबल कर रहे हैं, जिसका ओवरऑल ग्लोबली बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और मुस्लिम यूनिटी के लिए इस टाइम ये बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट है जनाब पाकिस्तान एंड यूएस। आपको पता है यूएस के साथ आपके ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं, बिकॉज यूएस इज द ग्लोबल सुपर पावर। और इस तनासुब में हमें ये पता होना चाहिए कि यूएस की आइडियोलॉजी क्या है। फ्रॉम द डे फर्स्ट what were your relation, what are your relation with United States as when you are a newly born state। तो हम आपको ये करवाएंगे कैसे, मैं थोड़ा सा आपको भी दिखाता हूँ कि जब हम इसको इन डेप्थ आगे लेके चलेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको जो डाटा दिया जाएगा, मैं आपको कहता हूँ कि हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रिपरेशन और क्वालिटी प्रिपरेशन। वो ये जो गंदी गाइड से प्रिपरेशन होती है वो नहीं। ये देखें जरा जनाब, इधर हमने टॉपिक अभी देखना है पाक यूएस। अब जब हमने बेटा इसको ऑनलाइन शिफ्ट किया अपने ऑन कैंपस को, तो हमने पहले मेहनत करके आपके लिए ये स्लाइड फॉर्म में चीज़ों को इस तरह ऑर्गेनाइज कर दिए कि आपको कोई इशू नहीं रहेगा। अब इसके जो पाक यूएस रिलेशन है, इसको जब तक आप सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। अब ये आपके सामने सेगमेंट डिवाइड किए हुए हैं कि फ्रॉम 1947 till 1960 your relation was absolutely perfect with a upgoing graph of friendship, but unfortunately in 1960s जहां पे U2 क्राइसिस हुआ, ठीक है, उसके बाद पाक इंडिया वॉर हुई जिसमें यूएस ने आपको सपोर्ट नहीं किया, और रशिया में जो आप स्पार ड्रोन भेज रहे थे उसकी वजह से पूरी दुनिया में आपकी यूएस की वजह से बेइज्जती हुई। तो इस स्टेज के ऊपर आके आपका रिलेशनशिप डेटोरिएट करना शुरू कर गया, रिलेशनशिप आपका डाउनफॉल उसका आ गया टिल 1979। 1979 में क्या हुआ था, को बता सकता है क्या हुआ था? सर रशिया वाली वॉर हुई थी। एक्सीलेंट बेटा, वेरी गुड। 1979 में बेटा रशिया वाली वॉर हुई थी। और जो कोल्ड वॉर का फेज है, कोल्ड वॉर बेसिकली उस जंग को कहते हैं जो बेसिकली 2 ऐसी कंट्रीज के दरमियान हो जो कि खुद अपनी जमीन पे ना लड़ रहे हो बल्कि किसी तीसरी जगह पे जाके लड़ रहे हो। ये देखें कोल्ड वॉर का आपके सामने एक दिखाया हुआ है एक फेज, ठीक है, कि एक साइड के ऊपर एक रशिया था, दूसरी साइड के ऊपर यूएस था। दे वर यूजिंग पाकिस्तान टू फाइट इन दिस रीजन जो आपका सेंट्रल एशिया एंड स्पेसिफिकली अफगानिस्तान का रीजन था, जहां तक वो आगे थे। ये बेसिकली फाइट वहां पे लड़ी जा रही थी, तो इसको कोल्ड वॉर कहते हैं। तो कोल्ड वॉर आगाज हुआ था 1945 से, इख्तिताम हुआ था 1991 पे
बट जो स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर है, जिसको प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है इन अफगानिस्तान, that was basically from 1979 to 1991. And in this era, as you were a necessity of US, and because you were at such a geographic place, जिसकी वजह से आपकी जो जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसको इस्तेमाल किए बगैर यूएस इस जंग को कभी भी जीत नहीं सकता था। तो यूएस को दोबारा आपकी जरूरत थी, वो आपके पास आया, आपने उसको अपनी स्पेस दी, आपने अपने मुजाहिदीन यहाँ से प्रोड्यूस किए, उन्हें लड़ने आपने अफगानिस्तान भेजा। इन रिटर्न यू गॉट डॉलर्स एंड मैनी मोर थिंग्स जो आपको उस वक्त रिक्वायर्ड थी, वो आपको मिली। और ये सफर आपका जारी रहा 1991 तक, टिल द डाउनफॉल ऑफ सोवियत यूनियन इन रशिया। और उसके बाद जब फिर यूएस को आपसे मुफाद नहीं रहा तो अगेन आपके रिलेशनशिप नेगेटिव जाना शुरू हो गए। ये नेगेटिव रिलेशनशिप आपके जौन से इसमें आप पे सैंक्शंस इंपोज की गई, आपने क्योंकि उस टाइम अपना न्यूक्लियर एक्सपोजर भी किया और आप अपना न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहे थे, तो यूएस ने आपके ऊपर बहुत सारी सख्तियां की। बट अगेन जो 9/11 का इंसिडेंट हुआ है 2001 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो उसमें फिर यूएस को आपकी जरूरत थी अगेंस्ट वॉर इन टेरर, ठीक है, जो उसने टेररिज्म के खिलाफ जंग सारे इस रीजन में लड़ी, उसमें फिर यूएस आपके साथ अटैच हो गया और फिर से आपका रिलेशनशिप इंप्रूव होना शुरू हो गया। फिर उसमें जितने डायनामिक्स आए हैं ये सारे आपको इस फॉर्म में यहाँ पे मिलेंगे। तो ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक थिंग इंटरेस्टिंग एंड इजी फॉर यू, सो डैट कि आप ज्यादा परेशान ना हो और चीजें ऐसे फिंगर टिप्स पे हों कि जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आप बोल रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें वो है कि जो आपको इस तरह मिल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो आपको एमसीक्यूज की तरफ चीजें चाहिए, एक तो हमारी डायमेंशन वो है जिसपे हमें डिस्क्रिप्टिव चाहिए चीजें, दूसरा वो है कि एमसीक्यूज अब बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है। बगैर एमसीक्यूज के इवन के एफपीएससी पीपीएससी के 1 पेपर तमाम में हमें एमसीक्यूज रिक्वायर्ड है, और उसके साथ साथ सीएसएस में भी 220 मार्क्स के एमसीक्यूज है। उसके लिए फिर हमने क्या किया जनाब, ये जो आपका 1 पेपर का जो कोर्स शुरू हो रहा है जिसकी क्लास टाइमिंग आपकी 9:15 हुआ करेगी, अगर आप उसमें देखें तो उसमें आपको ये सारा डाटा जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, जिस फॉर्म में रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशन के अगर डोमेन में जाएं तो आपको जो एमसीक्यूज आने हैं वो ये होने हैं, ये देखें इसमें वो चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छे फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दी ताकि किसी तरह आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पैटर्न समझ आ गई बच्चों? आगे मूव करें, कोई सवाल तो नहीं यहां तक? इसी तरह फिर रशिया के साथ आपका रिलेशन है। प्रेजेंट यूक्रेन क्राइसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइसिस दैट कैन चेंज द वर्ल्ड डायनामिक्स, बिकॉज अगर यूएस और रशिया आमने सामने है तो यूएस रशिया को आज से आमने सामने नहीं है। आपको 20th सेंचुरी को समझना होगा अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड 20th सेंचुरी। उसके बाद जो और ग्लोबल इशू प्रेजेंटली चल रहे हैं जिसमें न्यूक्लियर इशू है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में एसए में भी सवाल लाजमन आता है, एमसीक्यूज में भी लाजमन पूछा जाता है, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अगर आप उसकी बात करें 1 पेपर की जो आपके एफपीएससी पीपीएससी है, उसमें ईडीएस का भी जो सबसे इंपॉर्टेंट एवरीडे साइंस, उसमें अब आपके जीके में जा चुका है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो साइंसेस का, स्पेसिफिकली इन्वायरमेंटल साइंस का, तो हमने उसको भी अच्छी तरह कवर अप करना है, उसके नॉलेज को भी हमने अब्जॉर्व करना है और इस हद तक अब्जॉर्व करना है कि हम उसको किसी भी जगह रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो सारा कुछ है ये तभी मुमकिन है कि जब हम आपका जो होलिस्टिक प्लान हमने यहाँ पे आपका डिजाइन किया है और हमने सीएसएस की आपकी जो जर्नी है इसको बेसिकली 2 मॉडल्स में रखा है। एक 5 मंथ का आपका अप्रोक्सीमेटली, दूसरा आपका 7.5 मंथ का जो आपका 1 साल पूरे चलता है। उसके अंदर जो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने ये देखा है कि जब स्टूडेंट को रोज 2 सब्जेक्ट पढ़ाए जाए तो उनके लिए वो कवर करना इजी नहीं होता, बिकॉज आपके नेक्स्ट ईयर पेपर जो उनसे तकरीबन 12 महीने आपके पास है। तो हमने आपके लिए उसको इस तरह ऑर्गेनाइज कर दिया है कि सीएसएस वाले 1 साल हमारे साथ रहें और 1 साल में वो बड़े आराम से इजीली इस जर्नी को अचीव करें। सिमिलरली जो 1 पेपर वाले हैं, 1 पेपर के लिए 45 डेज का अप्रोक्सीमेटली सेशन है हमारा 1.5 मंथ का। कल से उनकी भी क्लासेस स्टार्ट है जिसमें आपका जनरल नॉलेज, आपका एमपीटी, एफपीएससी, पीपीएससी, ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तैयारी आपको उसमें करवाई जाएगी। कोई सवाल अब तक? चीजें क्लियर हैं? सर ये जो इंग्लिश एसे है वो भी 1 पेपर होगा? नहीं, इंग्लिश एसे बेसिकली बेटा जॉन सा वो आपका जाएगा सीएसएस की डोमेन में या डिस्क्रिप्टिव की डोमेन में। ठीक है, वो उसी में आपको उसमें करवाया जाएगा। 1 पेपर में सिर्फ 1 पेपर कहने का मतलब होता है जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो एमसीक्यूज आपके जो आपको एमसीक्यूज टाइप पेपर आता है उसके मुताबिक प्रिपेयर करवाया जाएगा।
So sir, like अस्सलाम for वालेकुम। जी वालेकुम मेरा सलाम। भी एक सवाल है सर। मैंने कहना था कि मैंने पीएमएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो 2.5 मंथ आपने कहा था कि बचे हैं हमारे पास, जी तो जी मैंने उसकी प्रिपरेशन के लिए मतलब आपके एडमिशन लेना है, बिल्कुल बेटा, जो आप तो पीएमएस वाले आएंगे आपकी हो क्लासेस डबल होंगी। जाएगी प्रिपरेशन? इंशाल्लाह आपके 2.5 मंथ में प्रिपरेशन हो जाएगी सही। और आपकी क्लासेस डबल होंगी। आपकी स्ट्रेंथ हमने ज्यादा की हुई है। सर मुझे इवनिंग सेशन, जॉब होल्डर हूँ तो इवनिंग सेशन के लिए। इवनिंग ही होगा। टाइम टेबल अभी शायद आपके साथ ग्रुप में शेयर भी किया गया, ठीक है। वो अगर आप टाइम टेबल आप देखें, अभी आपको शान शेयर करेंगे। क्लासेस आपकी इवनिंग टाइम ही होंगी, लेकिन नॉर्मली अगर एक क्लास हो रही तो आपकी 2 क्लासेस होंगी। इस तरह आपको मैनेज करवाएंगे। सर मेरा बेसिकली मकसद ये था कि ना वो जो मतलब सेशन होगा हमारा 4 to 5 आवर्स तकरीबन होगा ना, आपका जो एक सेशन दिन है, का। एक दिन का ये जो आपका पूछना सेशन है चाह ना, रही आपको जो रिक्वायर्ड टाइम टेबल है, आपको तकरीबन 2 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। 2 घंटे की क्लासेस में आपको जो क्लासेस, क्योंकि होता ये है बेटा, बाकी अपने आप को म्यूट रखें, जब पूछना है रिदा बेटा म्यूट रखें, जब पूछना है तब सिर्फ अनम्यूट करें। तो होता ये बेसिकली बेटा, जो आपका क्लासेस है उसके अंदर आपकी जनरल डिस्कशन के अलावा आपके 2 घंटे का वो होगा, उसके साथ आपकी रिटन प्रैक्टिस की 1 घंटे की क्लास होगी। उसमें किसी ना किसी चीज पे आपको लिखवाया जाएगा। तो आपका अप्रोक्सीमेटली ये 3 घंटे का टाइम बनना है। जो पीएमएस वाले अब आ रहे हैं, जो सीएसएस पीएमएस वाले जर्नल जॉन से अगले साल के लिए आ रहे हैं, उनका वही एक नॉर्मल जो रूटीन है उसके मुताबिक चलेगा। जो 1 पेपर वाले हैं उनकी 1 घंटे की रोज की क्लास है। टाइम टेबल आपके साथ ग्रुप्स में शेयर किया गया है। उनकी आपकी क्लास टाइमिंग होगी 9:15 to 10:50। सही। तो सर ये जो मतलब 7,000 फीस है, ये हम लोगों ने पे करनी है। इसके साथ जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी नहीं मुझे समझ आई, वो अलग से पे करने है या 8,000 इकट्ठा पे करना है? नहीं, वो आपको इकट्ठा आपने 8,000 ही पे करना है। रजिस्ट्रेशन फी होती है जो नए स्टूडेंट है उनके लिए। कई हमारे पुराने, हम इस तरह मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, जिस तरह कि मोहम्मद अवैस नजर आ रहे हैं, ये मेरे ख्याल से हमारे पुराने स्टूडेंट है। तो जो पुराना स्टूडेंट दोबारा आता है तो उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती, वो सिंपली आप उसी फी में चलते हैं। सही। तो सर हम लोगों ने मतलब अगर 2.5 महीने का कोर्स है तो 7,000 ही पे करना है एक मंथ का, फिर नेक्स्ट का 7,000? नहीं, आपका जो पीएमएस का होगा ना, पीएमएस का वो मतलब एक ही दफा पूरे मंथ की आपने फी पे कर रही है। पीएमएस का जो उनसे सारी डिटेल है वो आप अभी शान से मंगवाएं, जो आपका कोऑर्डिनेटर है, वो आपको सारी डिटेल रिटन फॉर्म में दे देगा। फिर काइंडली उन्हें कहिएगा कि एंड ऑफ द लेक्चर जो है ना हमें गाइडेंस दे दो। मैं अभी उन्हें बुला लेता हूँ इधर ही, बल्कि ठीक है। थैंक और यू कौन सर। पूछ रहे थे भी यहाँ पे? सर व्हाट यू सजेस्ट के पीएमएस अभी इतने टाइम में तैयार हो भी जाएगा या नहीं? देखिए, जिन्होंने तैयारी अभी शुरू करनी है ना वारिस बेटा, मैं उन्हें कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी तैयारी शुरू करें और फौरी तैयार हो जाएगा। मेहनत जरूर करें। अगर आप अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फॉर सीएसएस, 2.5 महीने बाद अगर आप अपने आप को इस काबिल समझ रहे हैं, आपके यहाँ टेस्ट लेंगे, उसमें अगर देखेंगे परफॉर्मेंस इस काबिल है, तो आपको जरूर कहेंगे कि आप अटेम्प्ट दें। अगर परफॉर्मेंस इस काबिल नहीं है तो अटेम्प्ट अपनी जाया ना करें, थैंक यू ठीक है। सर। जी जी। और उसके अलावा किसका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अच्छा निम्बा सर, बेटा। मैंने ये पूछना चाह रही थी कि जो 1 पेपर एमसीक्यूज प्रिपरेशन है, अगर हम ये एज अ होल जनरल प्रिपरेशन कराई जा रही है यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में, तो अगर हम सपोज किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो स्पेसिफिक उसकी कोई प्रिपरेशन है या फिर जनरली हमें प्रिपेयर किया जाएगा इसके लिए? निम्रा बेटा, इसमें ऐसे होता है कि कुछ सब्जेक्ट वो होते हैं जो जनरली सब में सेम है। मैं ठहरे अभी जी सर। आपको वो दिखाता हूँ उसका ऑन स्क्रीन, आप देखें अभी आपको फिर समझ आएगी उसकी। अच्छा, अब जो जनरल सब्जेक्ट है आपके, जस्ट लाइक इंग्लिश है, वो भी आपकी सेम है। करंट अफेयर है, मैथ्स है, उसके बाद पाक अफेयर है, वो सब में रिक्वायर्ड है। इसके साथ कुछ जॉब ऐसी आती है जिनमें जॉब रिलेटेड रिक्वायर्ड होता है। जस्ट लाइक एफआईए में अगर देखें तो एफआईए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए वो आपकी जॉनसन है, वो जॉब रिलेटेड आपसे जो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, उनकी क्लासेस आपकी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो अभी जो आप ये सेशन ज्वाइन करेंगी, इसमें आपको बेटा कंप्लीट 1 पेपर के लिए प्रिपरेशन करवा दी जाएगी। 7 सब्जेक्ट हैं जो 1 पेपर के लिए जरूरी हैं, जिनका आपको ये सिलेबस दिया गया हुआ है जो आपने देखा है, ठीक है। ये सब प्रिपरेशन के बाद अगर एफआईए में आप अप्लाई कर रहे हैं या बिल्कुल एएसएफ में कर रहे हैं, तो जब जॉब रिलेटेड उनका आएगा तो उनका फिर एक सेपरेट आपका एक सेशन होगा, जिसमें आपको विद इन 3 to 4 डेज का एक्स्ट्रा क्लासेस रख के वो आपको कवर करवाया जाएगा।
Clear सर है? इसके अलावा जो फार्मासिस्ट की जॉब्स आती हैं, फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन भी कराई जाती है? बिल्कुल, उसकी भी करवाई जाती है बेटा। उसके लिए ये होता है कि आप में अगर फार्मासिस्ट की तरफ जाएं तो उसमें आप में या वो करंट अफेयर इंग्लिश आपसे मांग लेते हैं साथ, बाकी आपका फील्ड रिलेटेड होता है, तो फिर जी। आपको उसके मुताबिक जौन सा सारा प्रिपेयर करवाया जाता है। तो यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है सारे करवाई जा फार्मासिस्ट? रहे हैं, ऑल 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 जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। उसके अलग सेशन होता है? अलग सेशन, उससे फिर अलग सेशन होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो ठीक है सर, अभी जो थैंक ये कोर्स है, जो आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम शो हो रहा है, दिस कोर्स विल मेक यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर 90% ऑफ जॉब जिनका सिलेबस यही होता है। ठीक है, और आई विल सजेस्ट यू वन थिंग बेटा, कि आप अगर इस स्टेज के ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी एक जॉब पे ना रहे। जैसे ही ऐड आते हैं आप लोग अप्लाई करते हैं। अभी आपके सामने यहाँ पे एक हमारे स्टूडेंट मौजूद थे जिशान, अब देखें वो अभी आपको गिना के गए हैं कि वो 5 से 6 एग्जाम जो उनसे क्लियर कर चुके हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी उसने हमारे साथ की। फिर अब वो क्या कि एक दफा प्रिपरेशन के साथ जो दी बेस्ट पॉसिबल आपके पास सीट अवेलेबल हो उसको आप ज्वाइन करें। इसी तरह आपके मेंटोर यहाँ पे जो आपको पाक अफेयर पढ़ाएंगे, वो सैयद जैनुल आबिदीन, वो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं, तो मेरे ख्याल से कोई 10-12 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चेंज कर चुके हैं। यू। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई सवाल? सर मैंने दो क्वेश्चन पूछने थे। एक ये था सर, जो पीसीएस जो होते हैं लाइक अभी प्रोविंशियल लेवल पे मतलब इनका जो सिलेबस वो अलग अलग होता है या पूरे पाकिस्तान का सेम होता है? बेटा पीएमएस का अलहदा होता है, जो आपका प्रोविजन लेवल पे बलोचिस्तान, उसके बाद सिंध, उसके बाद गिलगित और सीएसएस, इनका सिलेबस सेम है। पीएमएस में थोड़ा सा डिफरेंस है 19-20 का, लेकिन अगर आपने सीएसएस की तैयारी की हुई है तो आप पीएमएस को भी सिर्फ उर्दू को प्रिपेयर करके इजीली आप एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं। तो सर जैसे कि भी मैंने तहसीलदारी के लिए मतलब अप्लाई की और इसकी प्रिपरेशन में कर रहा हूँ, तो इसके लिए तो 2 पेपर है, एक जीके और एक हमारे पास इंग्लिश है, तो इसके लिए मैं कौन सा आपने फिर कोर्स लूँ? आपने भी मुझे कल भी कहा था फिर तहसीलदार पे ही चलते हैं। ये नहीं, अब आपके सामने स्क्रीन पे आ गया तहसीलदार का। इसका अगर आप कोर्स देखें, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, आपके जो कोर्स 200 मार्क्स का आपका पेपर इसका लास्ट टाइम जो हुआ है, ठीक है, उस 200 मार्क्स में आपके साथ अगर आप देखें तो उन्होंने आपको क्या किया है, एक तो आपको इंग्लिश बड़ी एक्सटेंसिव दी है। ये सारा सिलेबस था उसमें इंग्लिश का। ठीक है, ये इंग्लिश का वो सिलेबस है जो सीएसएस वालों की इंग्लिश का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो वन पेपर का बाकी सिलेबस था वो सेम था, जो कि भी निम्रा सवाल कर रही थी उसी के मुताबिक ये देखें। ठीक है, तो ओवरऑल जो सा था वो आपकी ये एक फार्मूला सेट किया था उन्होंने तहसीलदार के पेपर के लिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप इंग्लिश जो सी है वो आप पढ़ें, जो आपके सीएसएस वाली है वो कंप्लीट इंग्लिश पढ़ें, उसके साथ वन पेपर का कोर्स लें, यानी कि आप सीएसएस के 2 सब्जेक्ट उठाएं और यहाँ से वन पेपर जो है उसका कंप्लीट कोर्स लें, ये आपको उसके लिए प्रिपेयर कर देगा। आई होप ये इमरान अच्छी तरह क्लियर ओके होगी होगी बात अब। ओके सर, थैंक ठीक यू। है, और कोई क्वेश्चन जी किसी का? आगे मूव करें, यानी कि अच्छी क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे हो गया, ताकि जो अभी आपके को ग्रेवियंसेस थे रिलेटेड टू दिस एग्जाम वो आपको जरा क्लियर हो जाए। अब सवाल ये आ गया कि अभी तो मैंने आपको बताया कि हमने करना क्या है, अब सवाल ये आ गया कि हमने उन्हें कैसे कवर अप करना है। तो इन्हें जो कैसे कवर अप करना है इसके बारे में आपने एक चीज जेन में रखनी है कि हमने ये जो दुनिया है इसको बेसिकली 3 टेयर्स में पढ़ना है। एक हमने ज्योग्राफी के टेयर में पढ़ना है, एक हमने इसको इकोनॉमी के टेयर में पढ़ना है, और एक हमने इसको रिलेशंस के टेयर में पढ़ना है। ठीक है, 3 मेन डोमेन है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड रिलेशनशिप्स। अब इन तीनों डोमेन के लिए जब हमने दुनिया को पढ़ना है, तो फॉर एग्जांपल आपको अपना पैटर्न बताने के लिए मैं आपको इस टाइम 20वीं सेंचुरी के एमसीक्यू बताने लगा हूं कि 20वीं सेंचुरी में क्या कुछ हुआ, या 20वीं सेंचुरी को अगर आपने जानना है तो आपके लिए क्या जरूरी है। अच्छा, 20वीं सेंचुरी के लिए बेटा जब आपने 20वीं सेंचुरी को स्टडी करना है तो आपको जरूरी तो नहीं कि अब आप 100 साल पढ़ें, इस तरह तो आपको 2-3 महीने 100 साल पढ़ते ही लग जाएंगे, वो भी अगर आप कोई 12-14 घंटे रोज पढ़ रहे हैं। सिंपली व्हाट यू आर गोइंग टू डू, चेक द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 20वीं सेंचुरी, जिसके बारे में हमेशा सवाल आता है, हर पेपर में आता है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट इवेंट आ जाता है आपका वर्ल्ड वॉर 1। दैट वाज बेसिकली फ्रॉम 1914 टू 1918। इस वर्ल्ड वॉर की जो डायनामिक्स है अगर उसको उठा के देखें तो वर्ल्ड वॉर बेसिकली एट दैट टाइम डिवाइडेड एज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड कहते हैं जिस टाइम पूरी दुनिया पे एक से ज्यादा पावर हो उसको मल्टीपोलर कहते हैं। ये मल्टीपोलर सिस्टम 19वीं सदी के अख्ताम और 20वीं सदी के आगाज पे था, जिस टाइम ये बहुत सारी पावर थे, फ्रांस भी पावर था, रशिया भी पावर था, ग्रेट ब्रिटेन भी पावर था।
ये सारी पावरें एक दूसरे से टकराई, ठीक है, और जो वॉर हुई उस वॉर का नाम वर्ल्ड वॉर 1 था। अब दुनिया को दोबारा ऐसी वॉर से रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, जो कि 1919 में बनती है, जिसका पर्पज ये होता है कि पूरी दुनिया दोबारा किसी ऐसी जंग को बेयर ना करे। बट अनफॉर्चुनेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज अ फेलियर, और वर्ल्ड वॉर 2 जो सी है वो दोबारा होती है 1939 से 1945 तक। इसमें अगेन फिर सारी कंट्रीज आपस में जो सी टकराती हैं, और अमेरिका फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अपना हिरोशिमा नागासाकी पे अपने न्यूक्स को भी यूज करता है। उसके बाद पूरी दुनिया पे की जितनी छोटी पावर हैं ये टूट जाती हैं और 2 पावरें मेन बचती हैं, वन वाज रशिया एंड अदर वाज यूएस। और इस जो आपकी इरा है 1945 से लेके 1991 तक का, इसको हम बायपोलर वर्ल्ड कहते हैं। बाय मीन 2, यानी कि 2 पावर का निजाम था पूरी दुनिया पे। इसके साथ साथ ये 2 पावर ने एक अपनी आइडियोलॉजीज दी जिनका नाम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म था। कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म इज बेसिकली आइडियोलॉजी, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दैट वाज गिवन बाय अमेरिका एंड रशिया। कैपिटलिज्म अमेरिका ने दिया था, जो लोगों की आजादी की बात करता था, फ्री विल ऑफ पीपल की बात करता था, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और उसके साथ साथ ये बात करता था कि जो आपके मुआशी मामलात हैं उसमें आपकी जो हुकूमत है उसकी दखल अंदाजी कम से कम होनी चाहिए। इस चीज को उन्होंने नाम दिया लेजर फेयर का, लेजर फेयर इकोनॉमी और डेमोक्रेसी। ये 2 बेसिकली बाय प्रोडक्ट थे कैपिटलिज्म के। इसके साथ साथ ही कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी है। अच्छा, मैं बोल थोड़ा तेज आज इसलिए रहा हूँ कि ये ट्रायल लेक्चर है, ये सारा कुछ इन डिटेल आगे हमने पढ़ना है। सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, ताकि आपको पता लगे हम चीजें कवर कैसे करेंगे। लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा, ताकि अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो आप आराम से अपनी रिकॉर्डिंग सुने और उसे कवर अप कर लें। उसके बाद जनाब आ जाता है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज बेसिकली रशियन आइडियोलॉजी, रशियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इन्होंने ये कहा था कि हर चीज के ऊपर जो अल्टीमेट होल्ड है वो गवर्नमेंट का होगा। कलेक्टिव ओनरशिप जौन से है ना वो उन्होंने मुतारिफ करवाई थी, और जिसकी जितनी जरूरत है उसको उसके मुताबिक जौन सा है वो शेयर दे दिया जाएगा। अब ये दौर का आगाज होता है 1945 में। इसके साथ 1945 में एक और अहम काम होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जौन सा है ये बेसिकली कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बेसिकली बनाया गया फॉर वर्ल्ड पीस। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन जिसका पहले नाम आपका लीग ऑफ नेशन था उसको ही चेंज कर दिया गया इन यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये सवाल बेशतर दफा एमसीक्यूज में भी आया है। और व्हेन यू आर गोइंग टू डिस्कस यूनाइटेड नेशन पता है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हर जगह जिक्र खैर आना ही आना है, तो उसमें ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1945 में यूनाइटेड नेशन बनती है जिसका मकसद यही होता है पूरी दुनिया पे पीस कायम की जाए। उसके साथ जो दुनिया का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, मल्टीपोलर की जगह बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है, और 2 मेन ग्रुप दुनिया में आमने सामने होते हैं जिनके दरमियान एक वॉर का आगाज होता है जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर मैंने आपको पहले बताया उस जंग को कहते हैं जो 2 कंट्रीज के दरमियान हो, जो डायरेक्टली एक दूसरे की जमीन पे ना लड़ रहे हो बल्कि तीसरी जगह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। अभी इस कोल्ड वॉर के जुमरे में ये आपके सामने इस टाइम 2 हिस्से दुनिया के दिखाए जा रहे हैं, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। ये रेड वाले पार्ट सारे पे रशिया का कब्जा था, ब्लू वाले सारे पार्ट पे यूएस का कब्जा था। इन्होंने इधर बाय विल और बाय विश और बाय एड, ठीक है, इन्होंने अपने साथ इन कंट्रीज को अलाइन कर लिया और अपनी ग्रुपिंग को एक दूसरे के खिलाफ मजबूत करते जा रहे थे। और ये अगर आप मैप देखें तो ये रशिया है जो आपका सोवियत यूनियन उन्होंने अपना एक बनाई, उसके तहत ये सारे कंट्रीज वो थे जो कम्युनिज्म के जो फ्लैग थे उसके अंडर आगे हुए थे। ये जितनी कंट्रीज आपको रशिया के साथ नजर आ रही हैं ये आपका सेंट्रल एशिया सारा, ये आपकी 12 लैंड लॉक कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में। इसके साथ साथ आपकी जौन सी है ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, जो आपको पहले मैप देखने का तरीका बताया, जो लोग लेट आए हैं वो अपनी वो वीडियो देखेंगे उन्हें पता चल जाएगा। मैप देखने के तरीके के मुताबिक ये वाली साइड जौन सी यूरोप की ईस्ट बन रही है। दोबारा आपको एक मैप से भी दिखा देता हूँ। कम बैक टूवर्ड्स मैप, ये देखें ये हिस्सा आपका यूरोप है सारा, ये मैं आपके सामने इसको कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कल को आपने डिस्क्रिप्टिव वालों ने इसको बनाना भी है, ठीक है। और ये वाला जो सा हिस्सा है ये वही आप वी लिखेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया, तो खुद बताएंगे ईस्ट साइड यूरोप की ये बनी या नहीं।
समझ आ गई या नहीं आई? यस सर। गुड। तो ये वाली जो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सब भी जो सी थी रशिया के कंट्रोल में थी, रशिया ने इनके ऊपर कब्जा कर लिया हुआ था। इन्हीं में से एक कंट्री यूक्रेन है, जिसका आजकल सबसे ज्यादा इशू बना हुआ है। अब यूक्रेन, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें रशिया के बिल्कुल साथ है, मॉस्को का बॉर्डर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉर्डर लाइन यहाँ रशिया के साथ बिल्कुल लग रही है यूक्रेन की। अब यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो का पार्ट बन जाए। नेटो इज बेसिकली मिलिट्री अलायंस, जो कि इसी आपकी जो ये कोल्ड वॉर एरा इसी के दौरान बनाया गया था, कि जितनी कंट्रीज यूएस के साथ अलाइन है, दोबारा इस मैप की जाने आए, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये सारी कंट्रीज नेटो की मेंबर थी उस टाइम पे। इस टाइम सीटो सेंटो अलायंसेस भी था और नेटो भी था। अब इस टाइम नेटो की मेंबर 27 to 28 कंट्रीज हैं, और यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाता तो उसका मतलब ये होना था कि नेटो वालों ने ये एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला हुआ तो वो 27-28 कंट्री मिलकर उस पर हमला कर देंगे। तो बेसिकली यूक्रेन को रशिया क्यों नहीं चाहता कि वो नेटो का मेंबर बने? बिकॉज ये एक इमीडिएट प्लेस वो है जो रशिया के साथ बॉर्डर टच कर रही है। तो कोई अगर ऐसा इशू बनता है तो यूक्रेन को बेसिकली वो फ्रंट मैन बनाएंगे और सारा नेटो जो है रशिया पे अटैक कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन रशिया एंड यूएस ड्यू टू यूक्रेन। बात समझ में आ गई? आप न्यूज में तो सारी सुन रहे होंगे इसकी। क्लियर? यस। वेरी गुड। अब 1991 में जो कुछ हुआ, कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ 1979 से 1991 तक, ये जंग होती रही अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान तक जो सा था वो रशिया पहुंच चुका था। और ये जो आपकी ये वाली बेल्ट अगर आप इसमें उठा के देखें, ये सारी जो सी थी इन फेज ऑफ वॉर थी। ठीक है, और इस दौरान अब क्या हुआ कि यूएस ने अफगानिस्तान में अटैक किया रशिया पे, और यूएस के जितने ग्रुप में लोग थे वो सब उसके साथ यहाँ पे शामिल हुए। 1991 में रशिया इतना वीक हो गया, ये आपके लास्ट एफआईए के पेपर में भी सवाल आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में भी सवाल आया कि द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ रशिया इन कोल्ड वॉर वॉज। तो बेसिकली वो ये नहीं कि उनके पास हथियार खत्म हो गए थे या उनके फौजी मर गए थे, बेसिकली वो इकोनॉमिकली इतने वीक हो गए थे कि रशिया के साथ की जितनी कंट्रीज अलाइन थे, जो आप यहाँ मेंबर देख रहे हैं, इनको वो मजीद फंड नहीं कर पा रहे थे, एड नहीं दे पा रहे थे। तो जब एड नहीं दे पा रहे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने रशिया को छोड़ दिया, और जो दुनिया है उसके अंदर सिर्फ एक सुपर पावर बची जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम 1991 फ्रॉम नाउ देयर इज ओनली वन सुपर पावर इन दिस ग्लोब जिसको कंसिडर किया जाता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स है। और इससे पहले जो फेज था वो कोल्ड वॉर का फेज था, जिसमें दो आइडियोलॉजीज के दरमियान जंग थी। ये आइडियोलॉजीज जौन सी हैं बेसिकली अमेरिका और रशिया की थी। प्रेजेंटली अगर अब बात की जाए तो कोई शक नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है, बट अगेन देयर इज एन इकोनॉमिक कोल्ड वॉर दैट इज बेसिकली इन बिटवीन यूएस एंड किसके दरमियान है बताओ? चाइना सर। चाइना। एक्सीलेंट, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो अब आपकी पेस हमारे साथ मिल गई है और अब ये सफर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इट्स यू कैन से शॉर्ट सेट ऑफ डिस्कशन फॉर यू। ये आपको स्लाइड सारी इसी तरह आपके जो ग्रुप हैं जिन्होंने अभी एनरोलमेंट करवा ली है उनको चीजें साथ साथ सेंड की जा रही हैं। हर टॉपिक की डिटेल इंफॉर्मेशन इसी तरह आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपको ज्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। इसके साथ आपको रीडिंग प्रोवाइड की जाएंगी कि आप 1-2 आर्टिकल रोज पढ़ेंगे अपनी मर्जी से कोई निकाल के उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपकी तैयारी जो सी है वो होती जाएगी। इसके साथ साथ जो एमसीक्यूज आपके होंगे वन पेपर के करंट अफेयर के जो प्रेजेंट हैपनिंग चल रही हैं उसमें, क्योंकि आपको मोस्ट फ्रेश डाटा चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया कि हमारी एक टीम कॉन्टिन्यूसली आपके लिए डाटा कंपाइल कर रही है, जिसमें इंटरनेशनल मैगजीन्स को फॉलो किया जाता है, पाक एमसीक्यूज को भी देखा जाता है, लोकल अखबारों को भी देखा जाता है। तो आपके लिए मंथली एमसीक्यूज यहाँ पे निकाले जाते हैं जो कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर भी प्रोवाइड करते हैं और आपका जो प्रेजेंट जो करंट अफेयर है उसमें भी आपको बूस्ट देते हैं। सो दिस ऑल इज अबाउट टुडेज डिस्कशन, जिसके तहत हमने आपके सफर को आसान बनाना है और 2D पॉइंट टारगेटेड वे में आपको तैयारी करवानी है, जिसके तहत आप इंशाल्लाह अजीज, जिस तरह के हमारे पहले तीन सालों में कुछ 200 प्लस स्टूडेंट हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यू विल बी पार्ट ऑफ दिस सक्सेसफुल विजन फैमिली इन अपकमिंग मंथ्स। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपने कोई सवाल पूछने हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जैन बेटा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई हूँ और मॉर्निंग टाइम ड्यूटी है। मैं बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ और बलूचिस्तान से बीपीएससी एग्जाम के तहत एएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या वहाँ और यहाँ का? जी बिल्कुल सेम कोर्स है। हमारा एक बड़े करीबी आपके जो से हैं
एसपी उधर मौजूद है, बंगल खान भुगटी, शायद आपको पता भी हो उसका, ठीक है। तो आपका कोर्स सेम है, सीएसएस की प्रिपरेशन ही वही प्रिपरेशन है जो आपको उसके लिए प्रिपेयर करेगी। ठीक है जी, और कोई सवाल? अब आप लोग अनम्यूट करके पूछना चाहें वैसे भी पूछ सकते हैं, और लिख के पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं। नाउ इट्स योर टर्न। अच्छा, फी डिटेल बेटा, फी डिटेल ये है कि जो वन पेपर की फीस है, कल आपको शान ने बताई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो भी आपको शान ही दोबारा बताएगा। यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ, शान से कांटेक्ट करें आप लोग, जितने भी लोग आपके इंटरेस्टेड हैं। स्कॉलरशिप डिटेल भी आपको शान ने ही देनी है। 439805 ये आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है जो कॉन्टिन्यूसली आपके साथ इन टच रहेगा। जी बिल्कुल बेटा, मैथ्स की जो लेक्चरार है उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। लेक्चरार के लिए होता है ये कि 20% आपका जनरल नॉलेज होता है, और जो रिमेनिंग है वो सारा आपको मैथ्स ही करवाई जाती है। तो उसकी एक सेपरेट आपका सेशन होता है, और वो जितने भी लोग हैं उनको मैथ्स के लिए लेक्चरार जो उनसे वो असाइन कर दिए जाते हैं, वो फिर उनकी क्लासेस उनके साथ हो रही होती है। पहले भी हमारे 3-4 स्टूडेंट क्लियर कर चुके हैं पिछले साल जो जॉब आई थी उसमें। और जी सवाल? तो बेस्ट ऑफ लक, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। अपने एडमिशन फॉर्म फिल करें, अपने इनरोलमेंट कंफर्म करें, फीस ही सबमिट करवाएं, सारा प्रोसेस शाम के साथ। जो स्कॉलरशिप केसेस मेरे पास कल आए थे वो अप्रूव मैंने कर दिए हैं, जो आज आएंगे वो भी आज इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएंगे, ताकि कल तक हमारे जो मामलात हैं वो क्लियर होकर आगे बढ़ सकें। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं, जो पंजाब के अलावा बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट हैं उनको प्रोविंसेस बेस पे जो फी है उनकी 1000 रुपीज़ कम होनी है, ख्वाह वो बलूचिस्तान से हों, सिंध से हों, केपीके से हों या गिलगित से हों, ठीक है। तो उनकी पहली 1000 फीस कम होनी है। बाकी नीड बेस्ड मेरिटशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप केसेस मेरे पास जो कल आए हैं मैंने अप्रूव कर दी हैं, जो मजीद आएंगे उनको भी इंशाल्लाह आज ही हम टेक ओवर कर देंगे, ताकि आप लोग फिर आगे अपना जो एडमिशन है कंफर्म करें। जी बेटा, नोट्स आपको सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, मैंने अभी आपको दिखाया भी है। वन पेपर के नोट्स अगर आप देखें तो ये सारे नोट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज के हैं। जो डिस्क्रिप्टिव वाले आएंगे, सीएसएस के स्टूडेंट होंगे, उनके जौन से हैं वो ये नोट्स हैं। क्लासेस दोनों की अलग हुआ करेंगी। आज तक जनरल क्लास थी जस्ट टू शो यू अ पैटर्न ऑफ आर स्टडी, ठीक है। तो एमसीक्यूज वालों को एमसीक्यूज ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और जो आपकी डिस्क्रिप्टिव की क्लास है उसमें हम डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। ये आपके सामने सारे लेक्चर इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए होंगे। फैकल्टी डिटेल बिल्कुल आपको वो भी बता देता हूँ बेटा। फैकल्टी डिटेल में हमारे पास को 32 लोग हैं, जिसमें से 18 सीएसपी हैं, 2 रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। जो जहाँ जहाँ भी मतलब जिसकी सेटलमेंट बनती है उसके हिसाब से हम जो उनसे फिर उन्हें कॉल करते हैं, ताकि हर वो जो चीज़ जो स्टूडेंट के लिए जहाँ पे ज़रूरी है हम उसको फॉलो अप कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें जी, मैं खुद आपको करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी पढ़ाऊंगा। ये आपकी फैकल्टी डिटेल सारी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। इसको मजीद जूम कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। ये जनाब हमारी फैकल्टी डिटेल है सारी। डिफरेंट लोग डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। इसके साथ ये हमारे स्टूडेंट के कुछ रिव्यूज हैं। बाकी आप हमारा फेसबुक का पेज देखें, यूट्यूब का पेज देखें। आज के दौर में रिव्यूज तो स्टूडेंट बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इन दिस 3 ईयर ऑफ जर्नी हमारे स्टूडेंट ही हमारा एसेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जहाँ भी हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन के मौजूद हैं। और यही रीज़न है कि हमने ऑनलाइन भी क्विट नहीं किया। हमारे 4 कैंपस हैं लाहौर में, चारों चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने ऑनलाइन जॉन सा है, इट्स जस्ट बिकॉज यू कैन से कि हमने इसको एज अ सोशल सर्विस जारी रखा हुआ है, ताकि आप लोग अगर स्पेशली लाहौर प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं, आपके कॉस्ट बढ़ेगी, आपका टाइम बढ़ेगा, फिर भी आप घर से दूर होंगे और प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमने आपको डोर स्टेप पे वो चीज़ प्रोवाइड की है जो आप लाहौर आके भी नहीं प्रोवाइड की जाती, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग तक प्रोवाइड की जा रही है, कि अगर आपके लेक्चर मिस हो रहा है तो आपके पास रिकॉर्डिंग हो जिसे सुन के आप इजीली उसे रिकॉल कर सकते हैं। पीएमएस की बेटा की डिटेल की बात की जाए तो पीएमएस की डिटेल ये है कि पीएमएस का 2.5 महीने का सेशन है अभी के पीएमएस के लिए, ठीक है। और इसमें जो उनसे आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं और 600 नंबर के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। ये आपके सामने अभी स्क्रीन पे मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड बच्चों। अब जो आपके ये पीएमएस के जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है, ये सारा ये कल एक सेशन आपका मेरे साथ होगा, जो भी आप एडमिशन लेंगे उनका, ठीक है। और इसमें फिर मैं उनके सारे सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद उन्हें आउटलाइन डिस्कस करेंगे। आगे फिर टीचर्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा उनका हर सब्जेक्ट। तो ये स्टार्टिंग जॉन सी ये आपकी इंशाल्लाह मेरे साथ हो जाएगी कल। तो पीएमएस की डिटेल के बारे में आए तो जो सब्जेक्ट है वो आप सबको पता है। ये देखें जी, यहाँ पे भी आ जाते हैं, ये लें जी। ऐसे
प्रेसी ये सेम एज सीएसएस 100 नंबर का है। जनरल नॉलेज ये वही है जो सीएसएस वाला है, वहां पे करंट अफेयर, पाक अफेयर और जनरल साइंस एंड एबिलिटी होती है, यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ 100 नंबर में, यानी कि उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, पाक अफेयर है, इस्लामिक स्टडी सेम वही है, सिर्फ उर्दू का डिफरेंस है। ठीक है, ऑप्शनल की बात की जाए तो ऑप्शनल में ये बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है, और इंशाल्लाह लजीज इनको हम इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे कि वो सब्जेक्ट चूज करें जो सीएसएस और पीएमएस में ओवरलैप हो रहे हैं, कि अगर आपका पीएमएस खुदा ना खास्ता नहीं हो रहा तो अगले साल सीएसएस के लिए तो प्रिपेयर हो। ठीक है, तो इस तरह इसकी सेटिंग करेंगे। सर मैंने सुना है सीएसएस के लिए जो आंसर शीट दी जाती है वो विदाउट लाइन होती है। नहीं रेदा बेटा, आपने गलत सुना है, लीगल पेपर होता है, आंसर शीट विद लाइन होती है, उर्दू वाली लाइनें लगी होती हैं, और 29 लाइनें होती हैं एक शीट पे, और एक साइड पे मार्जिन भी लगा होता है। तो परेशान ना हो, वो जमाने गुजर गए हैं, अब 2-3 साल से लाइनिंग वाली शीट दी जा रही है। मैथ्स फिजिक्स सोशियोलॉजी बिल्कुल ठीक है, आपका बैकग्राउंड आया एक्सपेक्ट होगा मैथ्स और फिजिक्स में, तो आपके लिए बेस्ट है, सिर्फ सोशियोलॉजी हमें पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही है, मैथ फिजिक्स आपने रखी है क्योंकि आपका मेजर था, बैकग्राउंड था उसमें, या किस वजह से रखी है? और जी किसी का कोई सवाल? कैसा रहा आज का सेशन? ये जो एक मोहम्मद अवैस मौजूद है, ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं यहाँ पे। यस सर। वेरी गुड अवैस, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? जी सर, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सर मैंने वो सेशन लिया था, तो उस वक्त मैंने अप्लाई किया हुआ था, उसमें हेल्थ में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 15 अच्छा, स्केल की सीट आई थी, तो वो मेरा सही क्लियर हो से, गया था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तो अभी माशाल्लाह। उसका इंटरव्यू होना है, तो चलो अभी मैंने फिर जी एक और अप्लाई। हमारी सक्सेस स्टोरी आपके सामने आ गई है, तो अवैस जरा अपने भी एक्सपीरियंस से इनको बता दें, क्या सीखा और कैसा सर रही ये वो जर्नी? जिशान भाई वाली बात ये है कि सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमारे पास रेलिवेंट मटेरियल होता है और मखसूस चीज़ें होती हैं जो हम प्रिपेयर करते हैं और आसानी से क्लियर कर लेते हैं। रॉ मटेरियल जो होता है वो हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, फालतू जो बहुत सारी बुक्स होती हैं वो हमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो मैंने बड़े मुख्तसर वक्त में मतलब ये क्लियर किया था। तो अभी आगे FPSC में अप्लाई किया, वो उसमें FIA के इंस्पेक्टर के लिए, तो उसके लिए भी तैयारी कर रहा हूँ। गुड गुड गुड, चलिए अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी देंगे आमीन इंशाल्लाह सर। लजीज। तो ये एक और रिव्यू हमारे स्टूडेंट का आ गया। अच्छा जी, उसके बाद सवाल था एडमिशन के लिए ऑन एडमिशन फॉर्म का लिंक। जी बेटा, एडमिशन फॉर्म का लिंक आपको जो मैसेज ग्रुप में आया उसमें मौजूद है। अभी मैंने आपके सामने यहाँ पे शान का नंबर लिखा है, मैं स्क्रीन पे शो भी करवा देता हूँ, उस पर आप मैसेज करें, उधर से आपको सारी जो आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं सारे नोट्स, क्लास लेक्चर रिकॉर्डिंग सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड करना है। और शान के साथ आपकी कॉन्टिन्यूस जो सी है वो एक कोऑर्डिनेशन रहनी है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा उसके बारे में। तो यही आपको लिंक भी सेंड करेगा, फीस की सारी डिटेल सब कुछ वो आपसे डील करेंगे। ये शान का नंबर मौजूद है स्क्रीन पे। अच्छा, सोशल वर्क एंड सोशियोलॉजी में डिफरेंस बेटा, सबसे बड़ा डिफरेंस थ्योरीज का है। सोशियोलॉजी में कुछ थ्योरी भी हैं, कुछ जो स्पेसिफिक सेट ऑफ आइडियाज हैं, जो गुजरे हुए लोग हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स है, ठीक है, उसकी आप जो थ्योरी पढ़ते हैं, इस तरह के लोग मौजूद हैं। जबकि जो सोशल वर्क है इसमें जनरल बातें बूतें करके काम चल जाता है, पर उसको भी अगर आप इस अच्छी अप्रोच से विद रेफरेंसेस करें तो फिर आपको इसमें अच्छे नंबर आते हैं। सर हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपेयर करने मस्ट हैं या उर्दू में? नहीं बेटा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिपेयर करने मस्ट हैं। देखें, मेजर जो सा आपका पेपर है वो इंग्लिश एसए और इंग्लिश प्रेसी का होता है, तो अगर उर्दू की ऑप्शन मैं तो कहता हूँ सीएसएस में आगे मुस्तकबिल में दे भी दी जाए, तो जब तक आप इंग्लिश प्रिपेयर नहीं करते तो ऑब्वियसली आपका एसए प्रिपेयर नहीं होना। तो बेफिक्र हो रेदा, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, ये काम हमारा है कि हमने आपको किस तरह बूस्टअप करना है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कि बेटा आपको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बेसिक इंग्लिश से शुरू करवाया जाएगा, और इंशाल्लाह ताला बड़ी इजीली आप उसे कवर कर जाएंगे। अवैस जरा इन्हें ये बता दें इंग्लिश कैसे कवर की थी यहाँ पे? हमने आपको टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, जी सर, प्रपोजिशन, ईच एक एंड एक चीज, एवरीथिंग सर ने करवाई थी। ठीक है, हर चीज करवाई जाएगी, कोई परेशान होने की बात ही नहीं, वो आपकी टेंशन ही नहीं। मैथ्स फिजिक्स तो सोशियोलॉजी का कॉम्बिनेशन बेटा अच्छा है, अगर आप मैथ्स और फिजिक्स का बैकग्राउंड रखते हैं और आपका प्रिपेयर है, वैसे ये चीजें ओवरलैप नहीं हो रही, ठीक है ना, तो आपने ऑब्वियसली कर रखा है तो इसमें आपका बैकग्राउंड ही होगा। क्लियर है जी? कोई और सवाल? कैसी रही आज की क्लास न्यू स्टूडेंट्स? नए बच्चे बताएं क्लास कैसी रही है, सही से ओपिनियन देना है, अच्छी रही है, अच्छी नहीं रही है, कैसी रही है? खामोश है सब, खामोशी को अच्छा समझा जाए या अच्छा ना समझा जाए?
अच्छा, रिदा कह रही है बहुत अच्छी रही है, थैंक यू जी रिदा, एक्सीलेंट, वारिस कह रहे वेरी गुड। और बाकी लोग जी, चलें जी फिर, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हैं और ये सफ़र जिसका आगाज़ हम कर से करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि ये कामयाबी के साथ तय हो और इसका रिजल्ट जो सा है वो बहुत अच्छा आएगा। और इंशाल्लाह आप भी वीएन फैमिली का हिस्सा होंगे और उन लोगों में से होंगे जो कल को इस मुल्क को सर्व करेंगे। और जिन फेजेस से हम गुजर के यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी यही कोशिश है कि हमारे स्टूडेंट उन फेजेस से ना गुजरें और उन्हें इन चीज़ों को उनके लिए आसान बना दिया जाए। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह सी यू टुमारो इन योर नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।